नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है व्यवस्थापिका, सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग। इसके अलावा हम कार्यपालिका और न्यायपालिका पर भी चर्चा करेंगे। राज्य एक सर्वोच्च व स्वाभाविक संस्था है। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता और सरकार इसके 4 अनिवार्य तत्व हैं। सरकार राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। राज्य के सभी कार्य व्यवहारिक रूप से सरकार द्वारा किए जाते हैं। प्रोफेसर गार्डनर के मत में सरकार एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा राज्य अपनी इच्छा को प्रकट करता है, अपने आदेशों को जारी करता है तथा अपने कार्यों को करता है। सरकार के कार्यों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है तथा कार्यों के आधार पर सरकार के 3 अंग माने गए हैं। कानून बनाना यानी कि व्यवस्थापिका, कानून को लागू करना यानी कि कार्यपालिका और कानून की व्याख्या करना यानी कि न्यायपालिका। अब हम चर्चा करते हैं व्यवस्थापिका का अर्थ क्या होता है उस पर। व्यवस्थापिका का अर्थ। आधुनिक लोकतांत्रिक युग में व्यवस्थापिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो राज्य की इच्छा को कानून में परिणत करती है। विधानमंडल के बनाए हुए कानूनों के द्वारा ही कार्यपालिका शासन चलाती है तथा न्यायपालिका न्याय करती है। लोकतंत्र में व्यवस्थापिका को राष्ट्र का दर्पण एवं जन इच्छा का मूर्त रूप भी कहा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं विभिन्न देशों में जो व्यवस्थापिका के नाम दिए गए हैं उन पर। ब्रिटेन में जो है वो है पार्लियामेंट, जापान में उसको डायट कहते हैं, चीन में राष्ट्रीय जन कांग्रेस, स्विट्ज़रलैंड में संघीय सभा, भारत में संसद कहते ही हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस, जर्मनी संघीय संसद, रशिया संघीय सभा। ऐतिहासिक दृष्टि से ब्रिटेन की संसद व्यवस्थापिका आधुनिक युग की पहली लोकतांत्रिक संसद है जिसे संसदों की जननी कहा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं व्यवस्थापिका के कार्यों की। व्यवस्थापिका के कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। विश्व के सभी देशों में व्यवस्थापिका के कार्य एक जैसे नहीं हो सकते क्योंकि व्यवस्थापिका के कार्य वहाँ की शासन प्रणाली पर निर्भर करते हैं। जहाँ निरंकुश राजतंत्र होता है वहाँ व्यवस्थापिका एक सलाहकार समिति की भांति पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में कार्य करती है। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका को प्राय अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं। सबसे पहला है विधि निर्माण के कार्य। व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य है कानून बनाना। समाज की परिस्थितियों तथा नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार व्यवस्थापिका विधि बनाती है। उनका संशोधन करती है, उन्हें निरस्त कर सकती है। अब हम चर्चा करते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसदीय शासन में यह नियंत्रण प्रत्यक्षतः होता है। जो प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछकर स्थगन और निंदा प्रस्ताव बजट व सरकारी नीतियों पर एक वाद विवाद द्वारा रखा जाता है। ऐसे में व्यवस्थापिका कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत कर सकती है। ब्रिटेन, भारत व जापान में यह विधि अपनाई जाती है। अध्यक्षीय शासन में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका पर नियंत्रण किसी न किसी रूप से बना रहता है। राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों व संधियों पर सीनेट की अनुमति, युद्ध व शांति की घोषणा, सीनेट की जांच समितियों द्वारा प्रशासनिक जांच, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाना इत्यादि उपायों से अमेरिका में कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। वित्त पर नियंत्रण। बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं। सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थापिका की अनुमति के बिना छोटे से छोटा व्यय भी नहीं किया जा सकता। प्रत्येक देश में विधानमंडल देश के वित्त का रक्षक होता है। प्रत्येक वर्ष व्यवस्थापिका राज्य का बजट पारित करती है जिसमें आय और व्यय का वितरण होता है। ये धन व्यय करने की अनुमति ही नहीं देती अपितु ये भी देखती है कि धन उचित ढंग से व्यय किया गया है या नहीं। विचार विमर्शात्मक कार्य। किसी विषय पर कानून बनाने और निर्णय लेने से पूर्व उस पर विभिन्न दृष्टिकोण से विचार किया जाता है क्योंकि इसमें विभिन्न वर्गों व संप्रदायों के प्रतिनिधि होते हैं और सभी को विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है।
न्यायिक कार्य। अनेक देशों में व्यवस्थापिकाएं न्यायिक कार्य भी संपन्न करती है, जैसे भारत में संसद को राष्ट्रपति व न्यायाधीशों आदि पर महाभियोग की सुनवाई का अधिकार है। इस प्रकार ब्रिटेन की संसद की लॉर्ड सभा अपील सुनने का सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान में संशोधन करना। व्यवस्थापिका देश की आवश्यकता के अनुसार संविधान संशोधन का कार्य संपन्न करती है। कुछ देशों में साधारण बहुमत से तो कुछ देश में विशेष विधि से संशोधन किए जाते हैं। ब्रिटेन में साधारण व संवैधानिक कानूनों में कोई अंतर न होने से संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है, जबकि भारत में साधारण बहुमत से 2/3 बहुमत से और आधे राज्यों की अनुमति से अर्थात 3 विधियों से संशोधन किए जाते हैं। अमेरिका में कांग्रेस के 2/3 सदस्यों की स्वीकृति के बाद 3/4 राज्यों की अनुमति भी आवश्यक है। निर्वाचक संबंधी कार्य। अनेक देशों में व्यवस्थापिकाएं निर्वाचन संबंधी कार्य भी संपन्न करती है। भारतीय संसद भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्यों द्वारा करती है। स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद व न्यायाधीशों का चुनाव करती है। जांच पड़ताल संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका विशेष कार्यों की जांच हेतु विभिन्न समितियों व आयोगों की नियुक्ति करती है, जिन्हें एक निश्चित समय में अपना प्रतिवेदन व्यवस्थापिका के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। व्यवस्थापिका का संगठन। संगठन की दृष्टि से व्यवस्थापिका 2 प्रकार की हो सकती है, एक सदनीय व्यवस्थापिका और द्विसदनीय व्यवस्थापिका। एक सदनीय व्यवस्थापिका। एक सदनीय व्यवस्थापिका में एक ही सदन होता है। यह प्राय प्रतिनिधि सदन होता है, अर्थात लोकतांत्रिक देशों में इस सदन के सदस्य जनता प्रत्यक्षतः चुनती है। विश्व में पुर्तगाल, चीन, इजराइल, यूनान व भारतीय संघ की कुछ इकाइयों में एक सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्थापिका में व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं। द्विसदनीय विधानमंडल की प्रथा सर्वप्रथम ब्रिटेन में प्रचलित हुई। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, रूस इत्यादि देशों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। साधारण भाषा में प्रथम सदन को निम्न सदन जबकि द्वितीय सदन को उच्च सदन कहा जाता है। द्वितीय या उच्च सदन के गठन का कोई सुनिश्चित आधार नहीं है। सामान्यतः यह सदन समाज के विभिन्न वर्गों, हितों या संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिटेन के उच्च सदन लॉर्ड सभा का गठन वंशानुगत, जबकि जापान, कनाडा, इटली आदि देशों में द्वितीय सदन के सदस्य सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं द्विसदनीय व्यवस्थापिका के गुण। सबसे पहले प्रथम सदन की निरंकुशता पर रोक। दूसरा, जल्दबाजी में पारित कानूनों को रोकना। तीसरा, अल्पसंख्यकों व विशेष हितों का प्रतिनिधित्व। चौथा, संघात्मक शासन में राज्यों को दूसरे सदन में प्रतिनिधित्व देकर उनके हितों की रक्षा हो सकती है। देश के ऐसे योग्य और अनुभवी व्यक्ति जो चुनाव लड़ना पसंद नहीं करते, उनके ज्ञान और अनुभव का लाभ द्वितीय सदन में उन्हें मनोनीत करके लिया जा सकता है। दूसरा सदन स्थायी सदन होने के कारण प्रथम सदन के भंग होने की स्थिति में लोकतंत्र की रक्षा का भार द्वितीय सदन पर ही होता है तथा नीतियों तथा कार्यों में निरंतरता बनी रहती है। अब हम चर्चा करते हैं द्विसदनीय व्यवस्थापिका के दोष की। सबसे पहला, दूसरा सदन या तो व्यर्थ है या शरारती। एबेसियस ने कहा है, यदि ऊपरी सदन निम्न सदन से सहमत हो जाता है तो व्यर्थ है और यदि विरोध करता है तो शरारती है। अर्थात यदि ऊपरी सदन निम्न सदन के प्रत्येक विधेयक को पारित कर देता है तो कोई लाभ नहीं, वह व्यर्थ है। यदि वह निम्न सदन के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है तो वह शरारती है। रूढ़िवादिता का गढ़। द्वितीय सदन के सदस्य आयु में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और अपने अनुभव के कारण प्रथम सदन द्वारा पारित प्रगतिशील सुधारों को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए इस सदन को रूढ़िवादिता का गढ़ कहा जाता है। निरंकुशता को नहीं रोकता।
निम्न सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाने के कारण अत्यधिक शक्तिशाली होता है। राजनीतिक दलों के कठोर अनुशासन के कारण दोनों सदनों के सदस्य दलीय नीतियों के अनुसार मत का प्रयोग करते हैं। संघीय हितों का संरक्षण नहीं। लास्की ने लिखा है, ये गलत है कि संघ की रक्षा के लिए दूसरा सदन कोई प्रभावशाली प्रत्याभूति है या गारंटी है। सदन सदस्य अपने राज्य के हितों की अपेक्षा दलीय आदेशों के अनुसार मतदान करते हैं, जिससे संघीय शासन का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। यद्यपि द्विसदनीय प्रणाली में कई दोष है, परंतु इसकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर लीकॉक ने ठीक ही कहा है, एक सदनीय विधानमंडल की परीक्षा हो चुकी है और ये असफल रही है। आज विश्व के अधिकांश देशों में द्विसदनीय विधानमंडल है, यही इसकी उपयोगिता का सबसे बड़ा प्रमाण है। व्यवस्थापिका का पतन। आधुनिक युग में व्यवस्थापिका की भूमिका में कमी हो रही है और इस प्रवृत्ति को व्यवस्थापिका का पतन कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य की व्यवस्थापिका कार्यपालिका की तुलना में उतनी अधिक प्रभावशाली संस्था नहीं रही जितनी वह अतीत में हुआ करती थी। जेम्स ब्राइस ने अपनी चर्चित कृति मॉडर्न डेमोक्रेसीज 1921 में आधुनिक युग में विधायिकाओं के ह्रास की चर्चा की है। अतः व्यवस्थापिका किसी कानून को समझने एवं बनाने में मोटे तौर पर उसको पारित तो कर देती है तथा कानून को बारीकियों एवं विस्तार की बातें कार्यपालिका के लिए छोड़ देती है। विशेषज्ञों की परिषदों व समितियों का विकास। आधुनिक युग में विधेयकों का प्रारूप तैयार करने से लेकर समिति स्तर तक विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है तथा तत्पश्चात संबंधित विषय व्यवस्थापिका में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। यदि विधायक संशोधन की मांग करे तो इस आधार पर खारिज हो जाती है कि इस पर विशेषज्ञों द्वारा गहन छानबीन की जा चुकी है। संचार साधनों का विकास। संचार साधनों के तीव्र विकास ने कार्यपालिका प्रमुख को सीधे जनता से जोड़ दिया है। वह समाचार पत्रों, पत्रकार सम्मेलनों, रेडियो व टेलीविज़न की मदद से अपनी नीतियों के पक्ष में जनमत निर्माण कर लेता है, जिससे व्यवस्थापिका भी उसके समर्थन के लिए विवश हो जाती है। अब हम चर्चा करते हैं कार्यपालिका की, जो सरकार का महत्वपूर्ण अंग है। सब पहले हमने चर्चा की व्यवस्थापिका के बारे में, अब हम चर्चा करते हैं कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका का अर्थ। कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। इसका प्रमुख कार्य व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए कानूनों को लागू करना है।
प्रोफेसर गिलक्राइट ने कहा है, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करता है। कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका का वर्गीकरण मुख्य रूप से किया जा सकता है, जैसे नंबर 1 राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका उसे कहते हैं जो राजनीतिक आधार पर कुछ समय के लिए चुनाव द्वारा नियुक्त की जाती है। जैसे भारत में केंद्र और राज्यों में मंत्रिमंडल राजनीतिक कार्यपालिका है। नीतियों का निर्माण राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है। इसका कार्यकाल अस्थायी है जो जनमत पर निर्भर करता है, यानी जनता के मत पर। स्थायी कार्यपालिका की नियुक्ति शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता के आधार पर की जाती है। इसका कार्य राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करना है। प्रशासनिक सेवाएं इसका उदाहरण है। नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका। कार्यपालिका का यह भेद संसदीय प्रणाली के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। नाम मात्र की कार्यपालिका वह है जिसे संविधान ने शक्तियां तो प्रदान कर की है, लेकिन वह उनका प्रयोग करने में स्वतंत्र नहीं है। उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। भारत का राष्ट्रपति, ब्रिटेन की महारानी व जापान का सम्राट नाम मात्र की कार्यपालिका के उदाहरण है। इसके विपरीत वास्तविक कार्यपालिका वह है जो व्यवहार में नाम मात्र की कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियों का उपयोग करती है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन, जापान तथा भारत में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। एकल एवं बहुल कार्यपालिका। जहां कार्यपालिका शक्तियां एक व्यक्ति के हाथों में होती है उसे एकल कार्यपालिका कहते हैं। जैसे अमेरिका में सचिव, मंत्रीगण राष्ट्रपति की अधीनस्थ मात्र होते हैं। राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। जहां कार्यपालिका शक्तियां अनेक व्यक्तियों के पास होती है उसे बहुल कार्यपालिका कहते हैं। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है। स्विट्जरलैंड के कार्यपालिका की शक्तियां एक संघीय परिषद के पास है जिसमें 7 सदस्य होते हैं। इनकी शक्तियां समान हैं। अध्यक्ष को शेष सदस्यों से अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं होती है। संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में आपसी संबंधों के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि संसदीय कार्यपालिका में व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है और कार्यपालिका अपने कार्यों के संबंध में व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव द्वारा कार्यपालिका को अपने पद से निश्चित समय से पूर्व हटा सकती है। भारत व ब्रिटेन संसदीय कार्यपालिका के उदाहरण हैं। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यवस्थापिका व कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के विभिन्न अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण संतुलन के सिद्धांतों के आधार पर संचालित होते हैं। इसमें कार्यपालिका न तो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, न उसे निश्चित अवधि से पूर्व हटाया जा सकता है। ऐसी कार्यपालिका संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान है। वंशानुगत तथा निर्वाचित कार्यपालिका। वंशानुगत कार्यपालिका वहाँ होती है जहाँ राजा राष्ट्र का अध्यक्ष होता है और उसकी मृत्यु पश्चात उसके पुत्र अथवा पुत्री को राज सिंहासन पर बैठाया जाता है। ब्रिटेन, हॉलैंड, जापान, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम वंशानुगत कार्यपालिका के उदाहरण हैं। इसके विपरीत यदि कार्यपालिका शक्तियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व्यक्ति को सौंपी जाती है तो वह निर्वाचित कार्यपालिका कहलाती है। भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, पेरू, मैक्सिको, चिली एवं ब्राज़ील इसके उदाहरण हैं। कार्यपालिका के चयन की पद्धतियाँ। सबसे पहले आनुवंशिक या पैतृक पद्धति। राजतंत्रीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष की नियुक्ति वंशानुगत आधार पर होती है। ब्रिटेन, जापान, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आदि देशों में राष्ट्राध्यक्ष की नियुक्ति वंशानुगत आधार पर होती है।
जो नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार की कार्यपालिका का यह गुण है कि शासन को एकता, स्थायित्व व गौरव प्रदान करती है, किंतु इसका सबसे बड़ा अवगुण यह है कि यह अपनी प्रकृति से अलोकतांत्रिक है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। कुछ देशों में प्रमुख कार्यपालक का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है, जैसे चिली, पेरू, मेक्सिको, ब्राज़ील, फ्रांस आदि। ये पद्धति लोकतंत्र के अनुरूप है। ये मुख्य कार्यपालक को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाती है। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इस पद्धति में जनता एक निर्वाचन मंडल, निर्वाचक समूह का चुनाव करती है। ये निर्वाचक मंडल मुख्य कार्यपालिका का चुनाव करता है। यह प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। इस प्रणाली में व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका का निर्वाचन किया जाता है। यह प्रणाली स्विट्ज़रलैंड व भारत में विभिन्न रूपों में अपनाई गई है। स्विट्ज़रलैंड की संघीय व्यवस्थापिका के सदस्य वहाँ की संघीय कार्यपालिका के 7 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। भारत में मुख्य कार्यपालिका का निर्वाचन केंद्रीय व्यवस्थापिका तथा भारत के संघ के राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। मनोनयन द्वारा चयन। कार्यपालिका का चयन या नियुक्ति मनोनयन द्वारा भी की जाती है। पराधीन भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति मुख्य कार्यपालिका के रूप में साम्राज्यवादी ब्रिटेन द्वारा की जाती थी। आधुनिक काल में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन द्वारा की जाती है। अब हम चर्चा करते हैं कार्यपालिका के कार्यों की। सबसे पहले प्रशासनिक कार्य। कार्यपालिका का मुख्य कार्य कानून को लागू करना और शांति एवं व्यवस्थापिका को बनाए रखना है। दूसरा है कूटनीतिक कार्य। कार्यपालिका के कूटनीतिक कार्यों में प्रमुख है अन्य देशों के राजदूतों की नियुक्ति, प्रतिनिधि मंडल भेजना, विदेशी राजदूतों से भेंट, परराष्ट्र संबंधों का संचालन, अन्य देशों से आर्थिक व राजनीतिक समझौते व संधियां, युद्ध व शांति संबंधी कार्य इत्यादि। विधायी कार्य। कार्यपालिका किसी न किसी रूप में व्यवस्थापिका के साथ विधि निर्माण के कार्यों में भी भाग लेती है। संसदीय पद्धति वाले राज्यों में कार्यपालिका संसद का अधिवेशन बुलाने, सत्रावसान या विघटन करने का अधिकार रखती है। प्रदत्त व्यवस्थापन की शक्ति के माध्यम से यह विधि निर्माण भी करती है। विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश भी जारी करती है। न्यायिक कार्य। न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। कई देशों में कार्यपालिका प्रमुख को अपराधियों को क्षमादान, दंड को कम करने या समाप्त करने का अधिकार है। भारत में राष्ट्रपति, ब्रिटेन में महारानी और अमेरिका का राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। सैनिक कार्य। राष्ट्राध्यक्ष सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कांग्रेस की स्वीकृति से ही करता है। वित्तीय कार्य। ब्रिटेन व भारत में कैबिनेट ही धन विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करती है और बहुमत से पारित करवाती है। वित्त। राष्ट्रीय कोष की समुचित व्यवस्था हेतु कार्यपालिका का एक वित्त विभाग होता है, जो प्रत्येक प्रशासनिक विभाग के आय व्यय का निरीक्षण व नियंत्रण करता है। अन्य कार्य। कार्यपालिका के विविध कार्यों में राष्ट्रीय योजना का निर्माण, उपाधियों का वितरण, विदेशी नागरिकों को नागरिकता के अधिकार प्रदान करना आदि है। अब हम चर्चा करेंगे कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि की। कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि। आधुनिक युग में अनेक तत्वों व प्रवृत्तियों ने कार्यपालिका की शक्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि की है। लिप्सन का ये कथन उचित ही है कि राज्यों के कार्यों में प्रत्येक वृद्धि ने कार्यपालिका के कार्य और शक्ति में वृद्धि की है। कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के अनेक कारण हैं। सबसे पहले नवीन प्रवृत्तियों का विकास। आधुनिक युग में कार्यपालिका को अनेक जटिल चुनौतियों से निपटना पड़ता है, जिसमें उदारवाद, निजीकरण और भूमंडलीकरण प्रमुख है। कार्यपालिका ने अपनी भूमिका निभाने हेतु विशिष्ट ज्ञान, अनुभव व योग्यता के बल पर
शीघ्रता से निर्णय करने वाली कार्यशैली को अपनाया, जिससे इसके महत्व में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा। जन कल्याणकारी राज्य द्वारा विविध क्षेत्रों में कार्यपालिका को नए दायित्व प्रदान किए गए हैं, जिससे उसके कार्यों और शक्तियों में वृद्धि हुई है। सामाजिक व आर्थिक सुधारों में भी कार्यपालिका को अनेक अधिकार प्रदान किए हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन। व्यवस्थापिका ने स्वेच्छा से कानून निर्माण का कार्य कार्यपालिका के विभिन्न विभागों को सौंप दिया है, जिसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। इससे भी कार्यपालिका की शक्तियों में अभिवृद्धि हुई है। केंद्रीकरण और नियोजन। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का परिणाम होता है कार्यपालिका द्वारा संविधानेतर विकसित शक्तियों का प्रयोग करना। आर्थिक विकास व जन कल्याण हेतु योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन तथा लागू की गई योजनाओं का मूल्यांकन कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू संकट। अनेक सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक चुनौतियों के संदर्भ में कार्यपालिका के हाथों में शक्तियों का केंद्रीकरण स्वाभाविक रूप से हुआ है। सुदृढ़ व कुशल नेतृत्व की आवश्यकता आज प्रत्येक देश के नागरिक गौरव व प्रतिष्ठा की आकांक्षा रखते हैं, क्योंकि कुशल व सुदृढ़ राष्ट्रीय नेतृत्व की राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि और राष्ट्र की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाता है। संसदीय पद्धति में प्रधानमंत्री तथा अध्यक्षीय पद्धति में राष्ट्रपति द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है। व्यवस्थापिका की शक्तियों का ह्रास। मंत्रिमंडल की तानाशाही ने संसद की शक्ति तथा सम्मान को बहुत कम कर दिया है।